साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारा एक टेस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से है। ठीक है, तो आज हम इस टेस्ट को करेंगे और इस टेस्ट में जो क्वेश्चन हैं वो हैं 25। ठीक है, वो आपके लिए हैं, आपको करने हैं। ठीक, तो बिना देर किए हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ये लिखा हुआ है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। शीला झुनझुनवाला की, मैत्री की, कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की। ये किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसे। इसको किसने लिखा है? आपके सामने 4 विकल्प हैं बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप जो है अपने इस सवाल का जवाब देंगे और आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जो भी सही है आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे ये किसकी एक आत्मकथा है? ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने आंसर अपना लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैत्री, या उन्हें कहते हैं मैत्री पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की रचना है और उसका नाम है कस्तूरी कुंडल बसे। इम्पोर्टेंट है हाई कोर्ट के दृष्टिकोण से, किताब का नाम याद रख लेना। आत्मकथा है मतलब एक किताब है। कह रहा है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये कह रहे हैं सही वर्तनी जो है वो कौन से शब्द की लिखी गई है। कह रहे हैं रचयिता, अनुगृहित, आहार मतलब आहार और सृष्टा। इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा जो है वो सही है, शुद्ध है। तो आपने देख लिए होंगे, तो आप आंसर बताइए बेटा। पहला ऑप्शन ठीक है ए, बी ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है या इसमें डी ऑप्शन ठीक है। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा चुके होंगे अब तक आप। तो सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है रचयिता। रचयिता करेक्ट है। अच्छा, ये गलत है तो इसको सही करके लिखेंगे। तो अनुगृहीत कैसे लिखा जाता है? मैंने पहले भी बताया था, अनुग्रहित, अनुगृहीत ऐसे लिखा जाता है, ऋ से ऋषि की मात्रा से। आहार होता है, आहार नहीं होता, तो इसमें क्या बनेगा बेटा? आहार, ये करेक्ट है। सृष्टा जो है वो ऐसे लिखा जाता है, सृष्टा। ठीक है, इस तरह से सृष्टा लिखा जाता है। तो ऑप्शन जो है वो पहला इसमें करेक्ट है। चलिए बेटा चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि निम्न में किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा है जिसमें अनुस्वार नहीं है? अनुस्वार का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? गंगा, चंचल, ठंडा या नहीं? किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है। नहीं हुआ है अनुस्वार। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है। कौन सा इसमें सही है जिसमें अनुस्वार नहीं आया है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, अनुस्वार क्या होता है पहला आप आंसर बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, नहीं। अनुस्वार क्या होता है? ये जो अनुस्वार है ना, ये अंग होता, अंग ए और बिंदु, ये अनुस्वार होता है। और अनुस्वार का उच्चारण करते समय नाक का इस्तेमाल होता है, मुंह का नहीं होता। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम नाक का इस्तेमाल करते हैं वो या तो नासिक के होते हैं या वो होते हैं अनुस्वार। ठीक है, तो जैसे कि गंगा में GAN अंग्रेजी में एन आता है और एन नाक से बोलता है। चंचल में CHAN चन। ठंडा में THAN। नहीं में अनुनासिक है ना, नहीं में क्या होता है? चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है?
चंद्र बिंदु का। तो ये अनुस्वार है और इसमें इस्तेमाल होगा इसका। जब कभी मात्रा ऊपर लग जाती है और जगह नहीं होती तो चंद्र बिंदु की जगह केवल हम बिंदु लगाते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगाते हैं। ये केवल नाक से बोला जाता है और इसके लिए हवा जो है वो नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है। तो ये अनुस्वार है और इनको कहते हैं हम अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। ये अनुनासिक है। ठीक है, और इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से आती है, लेकिन इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से आती है। तो ये जरूर जो मैंने बोली है बातें उनको नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों में अंतर है। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें स्वर संधि आई है? कह रहे हैं पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, कह रहे हैं उज्ज्वल। आपको बताना है इनमें स्वर संधि किस में है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है या ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो लगाइए बेटा अपना आंसर। संधि तो आपकी परफेक्ट होंगी, तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो मैं बताता हूँ ऑप्शन नंबर ए। ये जो पुस्तकालय है ना, इसको जब तोड़ोगे तो बनेगा पुस्तक, और ये आ से टूटेगा आ से, तो आल्य। और मैं आपको बता दूं इसमें स्वर संधि है क्योंकि आ टूटा है और वो भी दीर्घ संधि है। मैंने बताया था कि स्वर संधि 5 होती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, अगर हम बात करें सदगति की, तो सदगति को जब हम तोड़ेंगे तो द जो है ना अपने पहले वाले वर्ण में चला जाएगा, तो द तीसरे नंबर पर आता, तय थ द। तो द का पहला कौन सा होगा? तय। तो इसको लिखेंगे हम, ऐसा आएगा सत प्लस गति। ठीक है, और आधा वर्ण जिसमें आया तो समझ लो वो संधि कौन सी है? व्यंजन। दिग्दर्शन, अब देखो ग है, दिग्दर्शन, कहाँ रुक रहे हैं? दिग, ग पे रुक रहे हैं, ग पे, दिग्दर्शन। तो ग, कै, ख, ग तीसरे नंबर पर है, तो तीसरा वाला जब टूटेगा तो अपने पहले वाले वर्ण में जाएगा। तो ग का पहला कौन सा होता? कै। तो इसे हम लिखते हैं दिक, दिक मतलब दिशाएं, और प्लस दर्शन। अब देखो इसमें भी अर्धवर्ण आ गया बेटा, तो ये भी संधि कौन सी है बेटा? व्यंजन। उज्ज्वल, उज्ज्वल में देखिए इसको तोड़ेंगे तो उत प्लस ज्वल। देखो जब आधे जय के बाद फिर जय आता हो, जब 2 जय लगातार आते हों तो पहला वाला आधा जय पहले तय में टूट जाता है। ये तय का नियम है। ठीक है, तो ये जो संधि बनी ये भी व्यंजन है। तो तीनों में व्यंजन संधि है और बेटा पहले वाले में स्वर संधि है। और ये कह रहे थे किस में स्वर संधि है, तो पहला ऑप्शन इज ए राइट आंसर, पहला आंसर करेक्ट है। चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से, 5वां। ये कह रहे हैं कि वर्तिका का तद्भव रूप है। वर्तिका का तद्भव रूप कौन सा होगा? कह रहे हैं बत्ती, बाती, वतिक या पात। 4 विकल्प हैं। वर्तिका का तद्भव बताना है। ठीक है, तो लगाइए बेटा ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है तत्सम तद्भव के आधार पर अपना आंसर अपना लगा लिया होगा। तो मैं बताऊं आपको, देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बाती। ये 5 शब्द हैं तत्सम और ये है इनके तद्भव। 5 शब्दों में एक हम लिख रहे हैं करपट, एक शब्द लिख रहे हैं हम कपाट, एक शब्द लिख रहे हैं चलो खरजूर, एक शब्द हम लिख रहे हैं धूम्र, और चलो एक ये लिख देते हैं वर्तिका। ठीक है, अब इन सब के हमें तद्भव लिखने हैं। तो ये जो करपट होता है ना बेटा,
इसका मतलब होता है कपड़ा, और ये कपाट का मतलब होता है किबाड़। कपाट का तद्भव क्या होता है बेटा? किबाड़। खजूर का तद्भव होता है बेटा खरजूर का खजूर। धूम्र का आप जानते ही होंगे धुआं, क्या होता है? धुआं। और वर्तिका का होता है बाती। वही लैंप वगैरह की जो बाती होती थी उसी की बात है, उसको कहते हैं हम वर्तिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया का कौन सा वाक्य नहीं है? सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, श्याम रोता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। 4 विकल्प आपके सामने, और आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा वाक्य है ऐसा जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं आई है। ठीक है, आपको बताना। ठीक, तो पहला ऑप्शन ठीक क्या कि आपकी नज़र में बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है? तो उम्मीद है अब तक आप अपना आंसर लगा चुके होंगे। तो जो आपने लगाया है मैं भी आपका वही आंसर लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्या है, इस मैटर को थोड़ा सा समझिए। सकर्मक, अगर कर्म की पहचान करनी है, अगर वाक्य में कर्म होगा तो 2 शब्द लगाते हैं। ठीक है, क्या और किसने। या तो क्या सा आंसर आएगा या फिर आएगा किसने। किसने नहीं, सॉरी, किसको। क्या या किसको। अगर कोई एक आंसर आता दोनों से तो वो एक कर्मक क्रिया है, और क्या सा आंसर अलग आता है और किसको सा आंसर अलग आता है तो वो द्विकर्मक क्रिया है। सीता भोजन बना रही है, अब इसमें हम लगाएं कि सीता क्या बना रही है। सीता क्या बना रही है तो आंसर क्या आया? भोजन। इसका मतलब ये सकर्मक है। दूसरे में लिखा हुआ है टैगोर ने गीतांजलि लिखी, तो टैगोर ने क्या लिखा या क्या लिखी टैगोर ने, तो आंसर मिला गीतांजलि। या टैगोर ने किसको लिखा तो गीतांजलि को लिखा। बच्चा फल तोड़ रहा है, बच्चा क्या तोड़ रहा है तो आंसर आया फल। इसका मतलब ये तीनों वाक्य सकर्मक हैं। अच्छा, श्याम रोता है, श्याम रोता है, इसमें क्या लगाओगे तो क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, इसलिए सकर्मक है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, रोना अकर्मक है, ये वाक्य अकर्मक है, और रुलाना सकर्मक है। जैसा मोहन बच्चों को रुलाता है, तो मोहन किसको रुलाता है? बच्चों को। इसका मतलब वो वाक्य सकर्मक है। तो रुलाना सकर्मक है, जबकि रोना जो है वो अपने आप में अकर्मक है। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये बात आपको सही से समझ में आ गई होगी उदाहरणों के माध्यम से। कह रहे हैं देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो आएगा वो आएगा 7वां। 7वें सवाल में हमसे बोला गया कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। पुल्लिंग शब्द चुनिए, कुर्सी, पक्षी, माता या सुगंध। इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आप अपना आंसर लगा चुके होंगे, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। तो इसका सही जवाब जो आएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी आपने लगाया होगा, पक्षी। देखो, मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि ऐसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वाले शब्दों को आप रटें। मैं सिर्फ आपसे ये बोलता हूँ कि इन शब्दों को लेकर एक वाक्य बना लें। उस वाक्य के अंदर जैसी क्रिया आएगी, अगर क्रिया पुल्लिंग है तो वो वाक्य पुल्लिंग होगा, और क्रिया स्त्रीलिंग है तो वो वाक्य स्त्रीलिंग होगा। जैसे मैंने कुर्सी को लेकर एक वाक्य बनाया, कुर्सी टूट गई। टूट गई, या ऐसा कहें कि कुर्सी टूट गया, कौन सा सही है? तो आप कहोगे कि भैया सही वाक्य तो ये होगा कुर्सी टूट गई। अब गई कैसी क्रिया है? गया पुल्लिंग है और गई स्त्रीलिंग है। इसका मतलब कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये पक्षी उड़ रही हैं। बोलो क्या सही होना चाहिए? पक्षी उड़ रहे हैं, ये पक्षी उड़ रही हैं। तो पक्षी चूंकि बहुवचन भी होता है,
ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, इसलिए उड़ रहे हैं पुल्लिंग हो जाएगा। माता आ गई या माता आ गए, तो माता आ गई, ठीक है, इसलिए माँ सम्मान्य है, बहुवचन की क्रिया है और वो पुल्लिंग नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है। सुगंध आ रही है, यह सुगंध आ रहा है, ठीक है, तो आ रही है, इस वजह से बस यही पहचान है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो कभी जेंडर का सवाल गलत होगा ही नहीं आपका। एक वाक्य बना लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। परसर्ग को विभक्ति भी कहते हैं और परसर्ग को परम प्रत्यय भी कहते हैं। पर, ने, को, से, इनमें से कौन सा अधिकरण कारक का परसर्ग है, परसर्ग या विभक्ति? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत हल्का सवाल है और इसका जवाब भी आप लोग लगा चुके होंगे। क्या होता भैया अधिकरण कारक का परसर्ग? तो जो आप लगा रहे हैं वही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम बात कर रहे हैं अधिकरण कारक की। ये जो अधिकरण कारक है, ठीक है, तो इसके बारे में बताया था, सातवां कारक है ये। कौन सा है? सातवां। इसके बाद संबोधन ही आता है। तो जो अधिकरण कारक होता है, इससे किसका बोध होता है? इससे दो चीजों का बोध होता है, क्रिया के स्थान व समय। बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं ताकि जीवन में कभी आपको दिक्कत ही ना हो। जब क्रिया के स्थान और समय का बोध हो तो ऐसा समय और स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अधिकरण कारक कहलाते हैं। अधिकरण कारक का जो परसर्ग है, देखो एक बार क्वेश्चन में ये भी आया था, परसर्ग को और क्या कहते हैं? तो परम प्रत्यय, ये पूछा गया था। परसर्ग को और क्या कहते हैं? परम प्रत्यय, या फिर इसी परसर्ग को बोलते हैं बेटा विभक्ति। क्या कहते हैं? विभक्ति। तो इसकी विभक्ति में दो चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं, में या पर। में या पर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि हाँ, पुस्तक मेज पर है, मेज पर है। तो बताइए पुस्तक मेज पर है, किताब किस स्थान पर है? बताओ, स्थान नहीं है, मेज जगह नहीं है, मेज। तो मेज चूंकि एक जगह है इसलिए मेज शब्द में अधिकरण है, पुस्तक में अधिकरण नहीं है, बल्कि मेज शब्द में अधिकरण है, क्योंकि जिस स्थान की बात हुई है, ठीक है। तो मेज पर, ऐसी एक बात होती समय का बोध कराने वाली, है ना। देखिए जैसे कहा जाता है वह दोपहर में चला गया, तो वह दोपहर में चला गया। अगर कोई ऐसा कहता है तो भी मैं आपको बताऊं कि ये जो में विभक्ति आई है ना, तो इसमें दोपहर में चला गया, दोपहर एक समय है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया के समय को बताते हैं, या क्रिया किस जगह पर होती है उसको बताते हैं, उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर होती है। इससे ज़्यादा अधिकरण कारक के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जब भी सवाल आएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए बेटा अगला सवाल देखें। तो अगले क्वेश्चन में कह रहे थे कुछ इस तरह से। सवाल नंबर है हमारे पास में 9वां। कह रहे हैं प्रवंचना का समानार्थी है। कह रहे हैं ठगी या धूर्तता, बी में है मित्रता, सी में है सहायता और डी में है ये सभी। तो प्रवंचना शब्द का अर्थ बताना है। बहुत अच्छा शब्द है प्रवंचना। पेपर में जब आ जाता तो बड़े बड़े धुरंधर इसका अर्थ नहीं बता पाते प्रवंचना का, ठीक है। तो प्रवंचना का सही अर्थ क्या है या उसका समानार्थी क्या हो सकता है, पर्यायवाची क्या हो सकता है? 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। ठगी या धूर्तता है, मित्रता है या सहायता है, या फिर उपरोक्त सभी, मतलब सभी विकल्प सही है। उम्मीद है जिन बच्चों को पता होगा उन्होंने अब इसका आंसर लगा लिया होगा बेटा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही अर्थ होता है, प्रवंचना का मतलब होता है ठगी या धूर्तता। याद रख लें, बड़ा अच्छा शब्द है। ठगी या धूर्तता के लिए एक शब्द आता है प्रवंचना। प्रवंचना जरूर याद रख लें, कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो ऐसे शब्दों को, क्योंकि ये जो शब्द हैं जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं
तो फिर आपको हिला कर रख देते हैं अगर सही आंसर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत अर्थक नहीं है। विपरीत अर्थक का मतलब है कि विलोम नहीं है, इनमें से कौन सा विलोम नहीं है ये आपको बताना है। अनाथ, सनाथ, आदि, अंत, अर्ध, अपूर्ण, अग्रज, अनुज। ये कह रहे हैं एक गलत है जो विलोम नहीं है, और इससे आसान सवाल विलोम शब्दों में कोई आएगा भी नहीं, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ये तो पता होगा, तो पता है तो बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो मैं भी बता दूं, जो आपने लगाया है वही आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो अनाथ, अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अनाथ का विलोम शनाथ। अनाथ का तो एक बनवर्ड भी आता है, जिसका कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ, है ना। और जिसका कोई हो, जिसका मालिक हो, उसे कहते हैं सैनाथ। आदि का विलोम होता अंत। आदि का मतलब होता है शुरू और अंत का मतलब होता है आखिर। अग्रज और अनुज, अग्र प्लस जय, जिसका जन्म पहले हुआ है वो अग्रज मतलब बड़ा भाई, और इसका मैंने एक दिन बताया था अग्रजा बड़ी बहन। जिसका जन्म अनु मान पीछे या बाद में हुआ है वो अनुज है, और उसका विलोम बहन के लिए लगाते हैं अनुजा। तो ये अर्ध का अपूर्ण लिखा है, इसका सही क्या होना चाहिए कायदे में? अर्ध आधा होता है तो इसका पूर्ण होना चाहिए पूरा, तो अपूर्ण गलत है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा सवाल है ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर आता हमारे सामने 11वां, और आपके सामने भी 11वां सवाल है। पढ़िए 11वें सवाल को। कह रहे हैं कि निम्न शब्द युग्मों के अर्थभेद में कौन सा गलत है। कह रहे हैं प्रसाद, प्रासाद, भगवान का भोग और भवन, उपयोग, उपहार, प्रयोग और प्रसार, आहार, उपहार, भोजन और तोहफा। कह रहे हैं अनल, अनिल, आग और हवा। इनमें एक समुच्चारित वर्ड के दृष्टिकोण से गलत है, और वो गलत बताना कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा जो है इसमें गलत है? तो उम्मीद है बेटा आपने आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब कैसे गलत है देखो मैं बताऊं। ये जो होता है ना, जैसे ये लिखा हुआ है प्रसाद, तो कहते नहीं कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा पर तो लोग प्रसाद बांटते हैं, तो प्रसाद ये क्या है? इसे कहते हैं भगवान का भोग, भगवान का भोग। अच्छा, ये जो प्रसाद है ये प्रासाद है, प्रसाद ये खाने वाला प्रसाद नहीं है, ये होता भवन, और इसे कहते हैं महल। जैसा आपने सुना होगा कि राजा बीरसाल के प्रसाद में अकबर का जन्म हुआ था, तो ये प्रासाद है। ठीक है, चलिए जैसे ये लिखा हुआ आहार, तो आहार का मतलब क्या होता है? आहार का मतलब होता है भोजन, और इसी के साथ लिखा हुआ उपहार, तो उपहार क्या होता है? तोहफा। क्या लिखा हुआ होता है? तोहफा, तोहफा। और बेटा ये जो लिखा हुआ है थर्ड में अनल और अनिल, तो अनल का सब जानते हैं, जैसे जठरनल आपने सुना होगा या वडमानल सुना होगा। तो अनल क्या उनका मतलब होता आग, और अनिल का मतलब होता हवा, वायु, शमीर। ठीक है, ये होता है। अब ये जो उपयोग है इसका मतलब प्रयोग, ये तो ठीक हो गया, लेकिन उपहार का प्रसार नहीं होता। उपहार का भी बताया ना तोहफा, तो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है। ठीक है, कह रहे हैं अनेकार्थी आव के लिए के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये लिखा हुआ आप शब्द है, उसके कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं जिनमें एक गलत है। तो कह रहे हैं पानी, चमक, सखी या छवि। बताओ आप शब्द का एक शब्द अनेक अर्थी में गलत है, वो कौन सा है? ठीक है, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत शानदार सवाल लिखा हुआ है। अनेक अर्थी आप के गलत विकल्प का चयन कीजिए। आप का अनेक अर्थी नहीं है, इनमें से कौन सा? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो
आप का क्या गलत हो सकता है जो अनेक अर्थी नहीं है? तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। बेटा मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, सखी नहीं है। आप का मतलब होता है पानी, आप का मतलब होता है चमक, आप का मतलब होता है छवि, आप का मतलब होता है आभा। ठीक है, ये सब आपके पर्यायवाची हैं, मतलब आपके अनेक अर्थी शब्द हैं। तो आपका अनेक अर्थी शब्द नहीं है, कौन सा? तो उसका नाम आता है बेटा सखी। ठीक है, कहीं ना कहीं को नोट कर लेना, आपके अनेक अर्थी शब्द पानी, चमक या छवि। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर आता हमारा 13। 13वें सवाल में पूछा गया हमसे एक सवाल, कह रहे निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ऐसा शब्द बताओ जिसमें उपसर्ग नहीं है। सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है? ठीक है, उपसर्ग नहीं है मतलब वो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपने अपना आंसर लगा दिया होगा चूंकि हल्का सवाल है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें भी उपसर्ग आया है, सु प्लस योग। इसका मतलब सु प्लस योग जो है वो कैसा शब्द है? वो उपसर्ग सहित है, सु उपसर्ग है। अच्छा, विदेश में एक बनेगा बी प्लस देश, तो देश से पहले बी आ रहा है तो उपसर्ग है। अत्यधिक में बनेगा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो इसमें क्या है? उपसर्ग अति है। सुरेश शब्द में उपसर्ग नहीं है। अगर आप बनाओगे तो बनेगा सुर प्लस ईस। वहाँ सुर जो है वो शब्दांश नहीं है, वो पूरा शब्द है। सुर माने देवता और ईस का मतलब ईश्वर। ये मत समझना कभी आपके दिमाग में बात आ रही हो कि भैया आप तो जो है वैसे ही बता कर निकल गए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो शब्द है ना सुर और प्लस ईस बनेगा, इन दोनों के अपने अर्थ हैं। ये पूरे पूरे शब्द हैं, ये शब्दांश नहीं है। मैंने एक दिन बताया था आपको क्लास में, पिछली क्लास नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना जाकर। मैंने कहा था कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। उपसर्गों का जेंडर नहीं होता, उपसर्गों का वचन नहीं होता। ठीक है, याद रखें। तो भाई इसका तो अर्थ है सुर मतलब देवता, ईश ईश्वर मालिक। ठीक है, तो ये सुर शब्द जो है वो उपसर्ग नहीं है यहाँ, और ना ही ईश शब्द प्रत्यय है। तो ना इस शब्द में सुरेश में उपसर्ग आया है ना प्रत्यय आया है। इन तीनों में उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं समास बताइए, भरपेट, अव्ययभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। मैंने आपको बताया है, पूरा समास पढ़ाया है, विद डिटेल में पढ़ाया है और आपको सब पता है। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। भरपेट में कौन सा होगा? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। अव्ययभाव समास है। क्यों है अव्ययभाव? देखो इसका तोड़ेंगे हम तो भर प्लस पेट। इसका जो पहला शब्द आ रहा है ना भर, ये अव्यय है, और जितने अव्यय होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता। तो भर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? भर एक वचन है बहुवचन? तो जब शब्दों का ना तो लिंग पता हो और ना वचन पता हो, ना अव्यय कहते हैं। इसी वजह से अव्ययभाव समास है। आ, अनु, हर, भर, प्रति, यथा, यावत, है ना, एक एक, दो दो, चार चार, गांव गांव, शहर शहर, तिल तिल, इस तरीके के जितने भी आते हैं। हाइफन भी आ जाता है इनमें। चलिए भाई अगला सवाल क्या कह रहे हैं उसको समझना है हमें। अगले सवाल में ये बोला गया हमसे कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बहुत अच्छी बात है। विराम चिन्हों के सवाल देखो आने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाएगा पेपर में। इसलिए पहले सेट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आगे जो भी सेट मिलेंगे वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब चीज़ों को धीरे 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 करके पहुंचा देंगे वहां तक। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, उद्धरण, अल्प विराम या पूर्ण विराम। 4 विकल्प हैं, लगाइए अपने आप अपना आंसर। कौन सा करेक्ट बता रहे हैं आप? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो
लगा लिया बेटा अपना आंसर? अगर आपने आंसर लगा लिया है तो मैं बताऊंगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य है, मैंने कहा कि राम स्कूल गया या राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, इस वाक्य को थोड़ा सा देखें। राम स्कूल जाता है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाएं। जो आप कहना चाहते हैं वो आपने कह दिया हो, जैसा राम स्कूल जाता है, ठीक है। किसी ने पूछा राम क्या करता, तो हमने कहा राम स्कूल जाता है। इसका मतलब हमने अपनी पूरी बात कह दी है, इसका मतलब वाक्य खत्म हो गया। अब जो भी बात होगी वो नई बात होगी। राम स्कूल जाता है, किसी ने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वह कक्षा 10 में पढ़ता है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी बात ख़त्म कर देते हैं, आपकी पूरी बात समाप्त हो जाती है, तो वहाँ विराम चिन्ह आ जाता है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे करके सारे चिन्ह भी आ जाएंगे, चिंता ना करें आप। बस ये है कि लास्ट तक चलें और पूरा सेट करें। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। कह रहे हैं कि जो सबसे अच्छा शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। शुद्ध वाक्य में सबसे अच्छा वाक्य बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। कह रहे हैं कि वहाँ दिल्ली अवश्य ही आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, यह दिल्ली अवश्य आएगा। 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बता दो, बहुत आसान सा सवाल है देखो। तो उम्मीद है अपना आंसर आपने लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, वह दिल्ली अवश्य आएगा। इसका मतलब दिल्ली से दूर है और दूर वाले के लिए हम वह का इस्तेमाल करते हैं। यह दिल्ली अवश्य आएगा नहीं जी, यह दिल्ली अवश्य जाएगा। अगर ऐसा होता तो सही हो जाता। तो ये भी ध्यान रखें, दूर के लिए वह और नज़दीक के लिए यह लगाते हैं। क्योंकि आएगा तो इसका मतलब दूर है, और यहाँ जाएगा होता तो ये भी ठीक हो जाता, वह दिल्ली अवश्य जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। देख लेना यह में और वह में कितना कंफ्यूज होते हैं। पेपर में ये भी आपको ठीक नज़र आता डी ऑप्शन, जबकि डी गलत है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 17 में बोल रहे थे बेटा अगले सवाल में कि अप्रमेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अप्रमेय शब्द के लिए वाक्यांश बताना कौन सा आएगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो, जो प्रेम के योग्य न हो, जो नापा न जा सके, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी ठीक है, या डी ठीक है? 4 विकल्प हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो लगा लिया बेटा आपने आंसर? चलिए अगर आपने लगा लिया है तो अप्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो, अगर मैं न खत्म कर दूं तो यहाँ से ए हटा लो, वो हो जाएगा प्रमेय। प्रमेय वो होती हैं जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है, और अप्रमेय वो होती हैं जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बहुत पढ़ाया है आपको मैंने, लगभग हर सेट में सवाल आया है अभी तक। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? कर्म के अनुसार अगर क्रिया बदलती है तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य कहते हैं। 4 विकल्प हैं। और लो बेटा अगर तुमने पिछली क्लासें मेरी पढ़ ली हैं, पिछले टेस्ट हमारे कर लिए हैं, तो अगर जो भी आपके डायरी में होगा हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पिछले सेटों में पढ़ा दी गई हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई हैं तो पिछले जो सेट हैं वो इनको ज़रूर देखें, तब वो आगे के सेट देखें, ठीक है। क्योंकि मैं एक सेट में कोई एक ही बात आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य। 4 विकल्प हैं। आपने अपना आंसर बेटा लगा दिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या है मैं भी लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। जब क्रिया कर्म के अनुसार आती है, क्रिया का लिंग वचन कर्म पर डिपेंड करता है, तो कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होते हैं, ये अकर्मक कभी नहीं होते, ठीक है। द्वारा या के द्वारा शब्द लगा हुआ होता है, जैसे लेख लिखा गया या रमेश के द्वारा लेख लिखा गया, ठीक है। और जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं।
ये मैंने पिछले क्लासों में बताया आपको। और जब क्रिया ना तो कर्ता पर डिपेंड करती हो ना कर्म पर डिपेंड करती हो, क्रिया हमेशा पुल्लिंग हो और एक वचन में हो, तो हमेशा वहाँ पर भाववाची आता है। चलिए भैया अगला सवाल चलते हैं और क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 19वां। कह रहे हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका सही अर्थ क्या होगा? न्यायप्रिय होना, सिद्धांतहीन होना, आदर्शवादी होना या चरित्रहीन होना। क्या विकल्प आप लगाएंगे? 4 विकल्पों में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या आपको लगता है कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है जल्दी से आप लगा दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने लगा दिया होगा बेटा अपना आंसर। तो जो आपने लगाया है मैंने भी वही लगाया है, ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांतहीन। बताओ ये कौन सा नियम है कि गंगा गए गंगादास? गंगादास उनका नाम है तो वो गंगा जी जाएंगे, और जमुनादास जिनका नाम है वो जमुना जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। तो उन्हें कहते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति या सिद्धांतहीन होना। कह रहे हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें क्या लिखा गया है? ये कह रहे हैं बेटा कि निम्नलिखित में से रौद्र रस का अनुभाव नहीं है। अनुभाव नहीं है रौद्र रस का। दांत पीसना, पैर पटकना, आंखों में लाली या छाती पीटना। कौन सा रौद्र रस का अनुभाव नहीं है? देखो बहुत अच्छी चीज पूछी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन मतलब सी या डी। बहुत आसान है, बता सकते हो आप। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने जो है अपना आंसर लगा लिया होगा। जो आपने लगाया है वही ऑप्शन मैं बताऊंगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो रौद्र, जब आपको गुस्सा आता है या गुस्से वाले इंसान को आपने देखा होगा, गुस्से में लोग जो हैं वो दांत भी पीसते हैं। ठीक है, दांतों को भींचते हैं वो। अगर कोई दांतों को भींचता है तो मतलब गुस्सा है फिर। ठीक है, पैर पटकना, गुस्से में छोटे बच्चों की कहते नहीं है कि अगर वो कुछ मांगते हो और आप नहीं दिलाओ तो ज़मीन पे पैर वो पटकने लगते हैं, वो नाराज़गी जताते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं। और आंखों में लाली होना, तुमने देखा होगा गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, तो ये भी रौद्र का रूप है। छाती पीटना या सीना पीटने का मतलब होता है ये शोक मनाया जाता है। कि कहते हैं जब किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसकी माँ छाती पीटती है या सीना पीटती है। ठीक है, तो वो करुण रस का है। ठीक है, तो ये सब जो है ये रौद्र रस के अनुभाव है और ये करुण रस में आएगा, छाती पीटना या सीना पीटना। ठीक है, सीना पीटना अलग बात है और सीना ठोकना अलग बात है। मुहावरे दोनों के अलग अलग है। सीना ठोकता है तो वो हाँ उत्साह में होता है, गुस्से में होता तो लगा देते हम। कह रहे हैं छप्य के अंतिम 2 चरण किस छंद के होते हैं? कई बार बता दिया छप्य के बारे में आपको। छप्य के अंतिम 2 चरण किस चीज़ के होते हैं? तो दोहा, सोरठा, उल्लाला या बरबे। मैंने बताया था कि छप्य जो है एक विषम मात्रिक छंद है और ये 2 छंदों के योग से मिलकर बनता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी, ऑप्शन लगाइए। आप लोगों को पता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा जो आप लगाएंगे, और आप भी सी लगाएंगे तो मैं भी सी लगाऊंगा। ये जो छप्य लिखा गया है, ये जो छप्य है ये 2 छंदों से मिलकर बनता है। देखिए रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला। तो कह रहे हैं कि छप्य के 2 अंतिम चरण, अब जो अंतिम आखिर में होगा उसी के चरण मिलेंगे, तो उल्लाला के 2 चरण होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें रोला नहीं दिया कहीं भी, ये बहुत अच्छी बात हो गई। अगर रोला होता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। चलिए उसके बाद में चलते हैं अगला सवाल 22। चरर मरर खुल गए अरर, रब स्फुटों में कौन सा अलंकार है? बहुत आसान है, सब बच्चों को पता होगा। कह रहे हैं कि अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, उत्प्रेक्षा है। तो लगा दीजिए अपना आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए आपने जो आंसर लगाया है वही आंसर मैं लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें रै वर्ण जो आप देख रहे हैं ना, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और जब एक ही व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तब। ठीक है,
और अनुप्रास अलंकार जो है वो एक शब्द अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गद्यांश से बेटा। ये कह रहे हैं निर्देश प्रश्न संख्या 22 से 25 तक निम्नलिखित अवतरण के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आराम से पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है। कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। मतलब सभ्यता या असभ्य जाति जो भी है उनमें कविता किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला जा रहा है जिसके भीतर बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूल सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी की अंत प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चलती चलेगी। आप भी एक बार पढ़ लें, आपको मैं 2-4 सेकंड का समय देता हूँ, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिए पहले और फिर जो है जो गद्यांश है उसके आधार पर सवालों के जवाब देने हैं आपको, ठीक है। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, आपको मैं देता हूँ 30 सेकंड, ठीक है। चल बेटा अब करते हैं हम इनके सवालों के जवाब। कविता मानव का पथ कब प्रशस्त करती है? जब सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है, जब वह अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहता है, जब वह अपनी मनुष्यता को खोने के डर से भयभीत रहता है, जब उसे अपने देश दुनिया की खबर नहीं रहती। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या बेटा ऑप्शन नंबर डी। अब ये अपठनीय है, सब बच्चों को पता होगा, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। मैं भी आंसर लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर सी। जब वह अपनी मनुष्यता को खोने के डर से भयभीत रहता है तब कविता मानव का पथ प्रशस्त करती है, उसे रास्ता दिखाती है। कह रहे हैं वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूल सा रहता है। वाक्य में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूल सा रहता है, ये वह एक सर्वनाम है, किसके लिए आया है? ये कह रहे हैं कविता के पाठक के लिए, लेखक के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए या अन्य किसी प्राणी के लिए। किसके लिए वह आया है? ठीक है, तो बेटा वह शब्द आया है, इस पूरे लेखांश में मनुष्य की बात आई है, इसलिए हम इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सभी मनुष्य के लिए। क्या आंसर आएगा? सभी मनुष्य के लिए। चलिए आज का आखिरी सवाल, ठीक। कविता में प्रयोजनीयता के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह सभी में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, उसका प्रचार हर काल में होता रहता है, वह मनुष्य की अंत प्रकृति में मनुष्यता को जगाते रहने का काम करती है, वह सभ्य असभ्य सभी वर्गों से जुड़ी है। बिल्कुल शुरू में आ गया था किससे उसका संबंध आता है, तो इसका सही आंसर बेटा लगाइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका सही आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जिस बच्चे के जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।